Good morning, students. Myself, Professor Pawan Kumar Yadav, from Department of Mechanical Engineering. Students, हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. हम फर्स्ट यूनिट जो है लीनियर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पढ़ रहे हैं. यूनिट फर्स्ट. आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस देखी थी, उनमें हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया, उसके मेथड्स बताए हैं. उसके बाद जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया है हमने. अब इस वीडियो के अंदर हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है. लीनियर प्रोग्रामिंग. स्टूडेंट्स, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है इसमें हमें सबसे पहले जो है पहले पार्ट में हमें फॉर्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है, जो कि हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे. और उसके बाद जो है लीनियर प्रोग्रामिंग की जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के मेथड्स पढ़ना है हमें. उसमें हम ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे, जिसके थ्रू हम जो है आंसर वेरीफाई करेंगे किस तरह से हम लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले जो है हम फॉर्मूलेशन की बात करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग को किस तरह से बनाया जाता है. तो स्टूडेंट, जो हमने ऑपरेशन रिसर्च और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करी है, ऑपरेशन रिसर्च और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है. तो सबसे पहले जो है इंडस्ट्री में हमको जो है प्रॉब्लम्स जो मिलती हैं वो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स मिलती हैं. उन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को फिर हमें पेपर पर लेकर आना पड़ता है और उसको जो है कन्वर्ट कर कर, यानी नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर कर उसको इक्वेशन फॉर्म में लेकर आना पड़ता है. उस इक्वेशन फॉर्म में हम कुछ एक पर्टिकुलर मेथड्स लगाते हैं और उस मेथड से हमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन उसका मिल जाता है, जो कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है. नियर अबाउट नहीं होता, एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है. इसीलिए ऑपरेशन रिसर्च जो है वो हमने लिया है. तो ऑपरेशन रिसर्च का मेन जो मोटो है वो यही है कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को जो है एग्जैक्टली सॉल्व करना. ठीक है स्टूडेंट्स. यहां पर हम एक छोटा सा प्रॉब्लम ले रहे हैं, जिसमें हम जो है इंडस्ट्री की वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लाइन के फॉर्म में, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फॉर्मूलेशन का. स्टूडेंट्स, यहां आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज आपको आएगा. अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें. पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के अंदर ही है. अगर आपको क्वेश्चन एक स्ट्राइक में पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो आप आसानी से फॉर्मुलेट कर सकते हैं लाइंस की इक्वेशन को. ठीक है. अब यहां पर क्वेश्चन लिखा है, द मैनेजर ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी मस्ट डिसाइड ऑन द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ टू पॉसिबल ब्लेंडिंग प्रोसेस ऑफ विच द इनपुट एंड आउटपुट पर प्रोडक्शन रन आर गिवन एज फॉलोज. ऑयल रिफाइनरी कंपनी के बारे में बताया है, दो अलग अलग प्रोडक्ट बताए हैं उन्होंने, और इनपुट और आउटपुट दोनों के बारे में बताया. जैसा कि आपको दिख रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल ऑफ क्रूड ए, ये क्रूड ए है, एंड बी आर 200 यूनिट्स एंड 150 यूनिट्स. इस ए की ये टोटल यूनिट्स बता रहा है 200 यूनिट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां वो बोल रहा है 200 यूनिट्स, और उसके बाद वो बोल रहा है कि बी आर 150 यूनिट्स. फिर से मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगा. इसमें हमें सिर्फ जो लाइंस लिखी हुई हैं उनको समझना ही है. ठीक. द मैनेजर ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी मस्ट डिसाइड ऑन द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ टू पॉसिबल ब्लेंडिंग. दो पॉसिबल ब्लेंडिंग की बात करी है उसने. process of which the input and output per production run are given as follows.
इनपुट और आउटपुट के बारे में बताया है। इनपुट में उसने क्रूड ए क्रूड बी लिया है, आउटपुट में गैसोलीन एक्स गैसोलीन वाई लिया है। ठीक है, दो अलग अलग प्रोसेस जो है इनमें हो रही है। उसमें वो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है अवेलेबल है ए के लिए, क्रूड ए के लिए और क्रूड बी के लिए, जो कि 200 और 150 150 है। ठीक है, respectively. Market requirement shows that at least 100 units of gasoline X and 80 units of gasoline Y must be produced. अब इसके आगे वो ये बोल रहा है कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो ये बताती हैं कि 100 यूनिट्स ऑफ गैसोलीन एक्स की 100 यूनिट अवेलेबल है, ठीक है ना, एंड 80 यूनिट्स ऑफ गैसोलीन वाई, और 80 यूनिट्स जो है गैसोलीन वाई की है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नीचे का एडिशनल हिस्सा है वो है ये। ठीक, हमने जब क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि उसने हमें ये चीज़ें और एडिशनल दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें आप ध्यान से, एक बार और पढ़ें क्वेश्चन तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जितने नंबर ऑफ टाइम्स एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आपको आती रहेगी। पहली बार तो रफ पढ़ें, उसके बाद जब दूसरी बार पढ़ें तो वो वैल्यूज़ को उसमें पुट करने की कोशिश करें दूसरे स्ट्राइक में, तीसरे स्ट्राइक में जो है फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन उसने बता दिया, हमने यहाँ तक कर दिया। अब आगे लिखा है उसने, फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। अब हमें लाइन की इक्वेशंस बनानी है। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, द प्रॉफिट पर प्रोडक्शन रन फॉर प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 आर 300 रुपीज 300 एंड 400 रिस्पेक्टिवली। अब जब भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हर प्रॉब्लम का जब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है ना, कि अगर हम इससे जो है आउटपुट क्या लेना चाहते हैं, पहले हमें वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक करते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फुलफिल करने के लिए जो सपोर्टिंग जो लाइंस की इक्वेशंस होती हैं हम उन पर फोकस करते हैं। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ों पर ही फोकस करना है। पहला तो ये है कि आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर जाएंगे जब भी फॉर्मुलेशन की बात होगी, और उसके बाद उससे सपोर्टिव लाइंस पर जाएंगे जो कि उसके सब्जेक्टिव है, यानी उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो सब्जेक्टिव लाइंस हैं आप उन पर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव ये है, वो ये बोल रहा है कि फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को बनाएं एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में जिसमें मैक्सिमाइज हो प्रॉफिट, यानी वो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम की कंडीशन दे रहा है, यानी वो बोल रहा है कि मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है, यानी उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइजेशन का है, यानी वो z की बात कर रहा है, इज इक्वल टू, यानी यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइजेशन का है या मैक्सिमाइजेशन का है, प्रॉफिट का है कि लॉस का है। तो z की एक इक्वेशन हमें सबसे पहले यहां से बनानी है। ठीक है, द प्रॉफिट पर प्रोडक्शन रन फ्रॉम प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 आर 300 रुपीज 300 एंड रुपीज 400 रिस्पेक्टिवली। अब वो यहां पर दूसरी चीज और बोल रहा है, वो ये बता रहा है कि वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे। ठीक, और साथ ही साथ वो ये बोल रहा है कि उन वेरिएबल्स के साथ साथ जो फंक्शंस होंगे, है ना, वो क्या होंगे। ठीक, तो यहां पर हमें वो साफ साफ दिख रहा है कि मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन थी जो कि हमने यहां लिख ली। ठीक है ना, एक बार और ध्यान से देखें आप,
आपको अच्छी तरह से यहाँ दिख रहा होगा। आपको इसमें ध्यान कहाँ देना है स्टूडेंट्स? एक तो मैक्सिमाइजेशन जो लिखा हुआ है प्रॉफिट, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ हमें वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। यहाँ 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ जो कोफिशिएंट लग रहे हैं मैक्सिमाइजेशन कंडीशन में, हमें उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लाइन की इक्वेशन बन रही है यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो रहेगी 300x1 प्लस 400x2। और ये जो x1 और x2 हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे डिसीजन वेरिएबल, जो कि प्रोसेस 1 में रहेंगे और प्रोसेस 2 में रहेंगे। देखें आप, अच्छे से दिख रहा होगा, एक बार और ध्यान से समझें। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हमें फॉर्मुलेट करना है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि पहले क्वेश्चन को ढंग से आप अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है तो लास्ट की 3 लाइनें पढ़ें, जिसमें मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की कंडीशन को आइडेंटिफाई करें, वहीं से पता चलेगा आपको। दूसरा कि जो कोफिशिएंट है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन में, जो कोफिशिएंट है वो भी आपको वहीं से पता चल जाएंगे, ठीक। और साथ ही साथ जो लास्ट की लाइन है वो आपको वेरिएबल भी बताएगी। ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि लास्ट की लाइन हमें पढ़नी है। फिर से एक बार पढ़ लें, लास्ट की लाइन पढ़नी है यहां से लेके यहां तक। इस लाइन के अंदर हमें कंडीशन पता चल जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा वो पहले क्लियर हो जाएगा। फिर कंडीशन पता चल जाएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो क्या रहेगी। साथ ही साथ हमको ये भी पता चल जाएगा कि कोफिशिएंट क्या रहेंगे, और उन कोफिशिएंट्स के जो वेरिएबल्स हैं वो भी हमको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें आप ध्यान से, एक बार और देखें तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास वेरिएबल आ गया x1 और x2, यानी प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों के वेरिएबल आ गए। अब हम इन्हीं दोनों को जो है, हम ऊपर जो हमारा पूरा क्वेश्चन फॉर्म्ड है उसी में ही हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे x1 और यहां लगा दिया हमने x2, ठीक है स्टूडेंट्स। जो x1 और x2 था वो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 है, ये हमें यहां से पता चला, जो कि हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन है, ठीक है। कंडीशन हमें मैक्सिमाइजेशन की मिली गई, तो अब जब भी हम लाइन की इक्वेशन बनाएंगे तो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट, ये बनाएंगे हम। क्यों बनाएंगे हम? क्योंकि ये वाली जो लेस देन इक्वल टू का जो सिंबल है वो भी हमें किसकी वजह से मिला है? वो भी मैक्सिमाइजेशन कंडीशन से मिला है। तो अगर x1 का कोई कोफिशिएंट है तो वो यहां से मिल जाएगा, x2 का कोई कोफिशिएंट है वो हमें यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट्स। और कांस्टेंट जो है, अगर हम क्रूड ए के लिए निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट भी मिल जाएगा हमको। तो ये जो है, ये सारी की सारी क्रूड ए, क्रूड बी, गैसोलीन एक्स, गैसोलीन वाई सभी के लिए लगेगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है, मतलब जो कांस्टेंट है वो लाइन की इक्वेशन से या तो बराबर है या बड़ा है। बड़ा है और बराबर है, तब उस कंडीशन में हमें x1 और x2 हमेशा बड़े मिलेंगे या बराबर मिलेंगे, किसके? 0 के। यानी यहां पर नॉन नेगेटिव वैल्यू जो है वो फॉर्म हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें मैं इसमें इसलिए करा रहा हूं एक ही पेपर पर कि हमें क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, फॉर्मुलेट करना है लीनियर प्रोग्रामिंग में, ताकि आपको इसी क्वेश्चन में समझ में आए कि किस तरह से हमने कन्वर्ट किया है इसको क्वेश्चन में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब हम फाइनली जो है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का फॉर्मुलेशन करेंगे, ठीक है। इस जो है इस क्वेश्चन को भी हम रखेंगे साथ में। फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर
आप ध्यान से देखेंगे कि हमने z की इक्वेशन बना ली थी, यानी हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो बात करी थी, यानी z को बना लिया था, जो कि हमने यहां पर लिखा हुआ है। देखें 300x1 प्लस 400x2, 400x2, ठीक है ना। सब्जेक्टेड टू, अब हमें लाइन की इक्वेशन जो इससे सब्जेक्टेड है वो बनानी थी, तो उसके लिए हमने वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लिया था, यहां पर आप देख ही रहे हैं। तो इसमें पहली इक्वेशन अगर हम पहली इक्वेशन बनाएंगे क्रूड ए के लिए, तो क्या बनेगी स्टूडेंट्स? वो 5, देखें आप, ये साथ में इसलिए रखा गया है, 5x1 प्लस ये x2 है, 4x2। अब ये कंडीशन किसकी है? मैक्सिमाइजेशन की, तो सिंबल कौन सा आएगा? ये वाला, लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? 200, ठीक। इस तरह ये हमने एक लाइन बनाई, ठीक, तो ये हो गई फर्स्ट लाइन। अब हम दूसरी लाइन की बात करें, यानी क्रूड बी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम, तो यहां पर 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू, क्यों आया? क्योंकि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, 150। ये हमने दूसरी लाइन इक्वेशन बना ली। अब हम आ गए तीसरी पर बनाने के लिए हमने क्या किया? फिर भाई सेम सिचुएशन, सेम केस है। यहां पर x1 और x2 को लिया, ये x1 और x2 इस प्रोसेस के लिए हमने, ये x1 है, ये x2 है, 5 और 4 के, तो ये हो जाएगा 5x1 प्लस 4x2। अब यहां पर जब हमने ये वाला लिया है तो यहां पर कितना आ रहा है? 100। ये हमने कहां से लिया था? ये हमने इसी से कन्वर्ट किया था, ठीक है, इक्वल टू 100। फिर लास्ट इक्वेशन की बात करें, अब गैसोलीन y की बात करें, तो ये x है, 8x1 4x2 देन इक्वल टू 80, 8x1 प्लस 4x2 देन इक्वल टू 80। ये हमने चौथी लाइन बना ली, ठीक। और क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि ये जो है कंस्टेंट x1 और x2 जो है, उससे कांस्टेंट जो है वो या तो बराबर है या छोटा है, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा? x1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा और x2 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, यानी इस कंडीशन पे रहेगा ये, यानी ये नॉन नेगेटिव वैल्यूज हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइनली स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है आपके सामने, जो भी आप लोगों ने कैलकुलेट कर निकाला है। देखें, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख रखा है, z मैक्सिमम इज इक्वल टू 300x1 प्लस 400x2 सब्जेक्टेड टू 5x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 200। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 150। थर्ड इक्वेशन है 5x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 100। ये थर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन है 4x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 80। ये फोर्थ इक्वेशन है। इस तरह से ये चारों की चारों जो लाइंस की इक्वेशन निकली हैं, इन चारों इक्वेशन से हम x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इस x1 और x2 की जो वैल्यू हम निकालेंगे, उसके लिए दो अलग अलग मेथड्स हम सीखेंगे आगे, ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मेथड, जिससे हमें x1 और x2 फाइंड आउट होगा और इस x1 और x2 की बेसिस पर हम z की मैक्सिमम वैल्यू उन दो पॉइंट पर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे x1 और x2 की वैल्यू।
क्लियर है स्टूडेंट्स? ये फाइनल सॉल्यूशन है, यहीं तक आपको निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।